Two batteries, one of EMF 18 volt and internal resistance 2 ohm and the other of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown. The voltmeter will record a reading of. वोल्टमीटर का रीडिंग कितना आएगा? तो वोल्टमीटर के बारे में नहीं बोला गया कि ये कैसा वोल्टमीटर है, तो दिस विल बी सपोज्ड आइडियल वोल्टमीटर। तो भाई इसको आइडियल वोल्टमीटर लेकर के ट्राई करो। दो सेल लगे हुए हैं, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो ये तो बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए आप सोचोगे कि दोनों को ग्रुपिंग कर दें, पैरेलल ग्रुपिंग, तो वो करने की ज़रूरत नहीं हो। पैरेलल ग्रुपिंग करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालने में तुम्हें, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस दिया नहीं है। देख लो भाई, सारे लोग ट्राई कर लो एक बार, करना चाहते हो तुम, नहीं तो मैं हिंट दे रहा हूँ कि क्या करने पड़ेंगे। ये वोल्टमीटर है, इसको समझो कि अभी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर है। जिस पर्पस के लिए इसको लगाए गए हैं वो ये काम कर देगा। आइडियल का मतलब यही होता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कलेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये बता देगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा ओरिजिनल सर्किट को। आइडियल वोल्टमीटर का मतलब यही होता है। तो वोल्टमीटर लगा है तो हमें इसका अब रेजिस्टेंस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये देखने की ज़रूरत है कि एम पॉइंट और एन पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। बस इतना ही देखने की ज़रूरत है। ये जितना है वही बता देगा ये। लेकिन ये सीधा 18 वोल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाला समझो कि ये नहीं है सर्किट में, अभी वोल्टमीटर हमने नहीं लगाए हैं, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर जो है वो अपना जो रीडिंग है वो दे देगा। ये एम है मान लो पॉइंट, और ये एन है पॉइंट। यहाँ पे एक आइडियल सेल लगा हुआ है ऐसे 18 वोल्ट का, और ये 2 ओम का, और यहाँ एक ऐसे लगा हुआ है 12 वोल्ट इस तरह से, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो ये है। अब इसमें ये 12 वाला है, ये 18 वाला है, जीत होगी इसकी, तो इफ़ेक्टिवली इधर करंट चलेगा, क्योंकि ये 18 वोल्ट वाला है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दो ही हैं, एक लूप में दो ही सेल हैं, दोनों सीरीज में कंबाइंड है, समझेंगे, दोनों सीरीज में कंबाइंड समझेंगे। और वोल्टमीटर तो बाद में यहाँ लगा लेते हैं, वो बात अलग है, वो बाद की बात है। फिलहाल ये वोल्टमीटर रीडिंग वही देगा जो यहाँ एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, वही हमें बताने हैं। तो करंट का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो ये जो सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, और करंट हमारा ऐसे चल रहा है, यही इफेक्टिव है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा सेल वैल्यू है। तो ये ऐसे चल रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग मोड में है। ये वाला क्या है, डिस्चार्जिंग मोड में है, इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज़ द रीडिंग, वो हो जाएगा ये EMF माइनस IR। ये EMF कितना 18 माइनस करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट का वैल्यू हो जाएगा इफेक्टिव EMF यानी इक्विवेलेंट EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, क्योंकि जब एक ही लूप की बात होती है तो ऐसा ही होता है। तो EMF इक्विवेलेंट कितना है 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 ओम और 1 ओम, यही तो है, बाकी कोई है नहीं, सब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज़ 2 + 1। इसलिए ये आया 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट है भाई। तो यहाँ पे 18 माइनस 2 एम्पियर का करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसलिए ऐसा लिखेंगे। तो 18 माइनस 4 दैट इज़ आ जाएगा हमें 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से काम कर लेंगे। आप चाहते तो KVL लिख करके भी करंट निकालते, बात तो एक ही है। चाहे करंट आप ऐसे निकाल लो या KVL लिख के करंट निकालो, फाइनली तो तुम ये काम करोगे, क्योंकि हमें चाहिए। तुम इसके बदले में ये भी कर सकते थे कि जो भैया M है वही M तो यहाँ भी है और वही N यहाँ भी है, तो मैं इस सेल के लिए क्यों ना लिख लूँ। आप भैया इसके लिए भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप इससे लिए भी लिख सकते हो। आपको दिमाग में अगर यही स्ट्राइक किया कि भाई मैं तो इसी के लिए लिख लूँगा, यही तो यहाँ मेजर होगा, हाँ भाई यही मेजर होगा, तुम यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बात एक ही है। तो यहाँ से निकालना चाहोगे अगर, तो बताओ भाई VMN जो हमारा रीडिंग है, VMN यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। तो इस सेल की बात करें तो करंट ऐसे आ रहा है, मतलब ये चार्जिंग मोड में है, और जब चार्जिंग मोड में होता है तो ये EMF प्लस IR हो जाता है, क्योंकि करंट तो ऐसे चल रहा है। यहाँ से यहाँ जाओगे EMF ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ जाओगे IR ड्रॉप हुआ, इसलिए यहाँ पे प्लस IR चलता है। तो EMF प्लस IR, EMF कितना है 12 है, प्लस I का वैल्यू कितना था
2 एम्पियर आया था। 2 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया, 14 वोल्ट। ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो आप ये नीचे वाला ब्रांच से करो चाहे ऊपर वाले ब्रांच से करो, वोल्ट मीटर तो बस लगा दिया गया है, तो वोल्ट मीटर बताएगा एम और एन के क्रॉस कनेक्टेड है, उसका रीडिंग बता देगा। और जब इसका रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो आइडियल वोल्ट मीटर समझने हैं। और आइडियल वोल्ट मीटर समझने का मतलब होता है कि इसको समझो कि कनेक्टेड ही नहीं है, समझो पोटेंशियोमीटर है ये। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब पोटेंशियोमीटर, ये अपना इंडिपेंडेंटली करंट इसमें चलता रहेगा, करंट इसमें चलता रहेगा इस तरह से, और इसका पोटेंशियोमीटर जैसे वैल्यू बता देता है एक्यूरेट, वैसे ही आइडियल वोल्ट मीटर भी वैल्यू बता देगा। ऐसा समझेंगे। जो रियल वोल्ट मीटर, अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो अभी ये स्कूल बोर्ड लेवल का हो जाएगा है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें तो ये जेई लेवल का हो जाएगा भाई। कैसे थोड़ा सा चेंज कर दिया कि हमने वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस दे दिया हुआ है, मान लो 200 ओम, और अब निकालना हो वोल्ट मीटर का रीडिंग। ए वोल्ट मीटर ऑफ 200 ओम रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड एज सोन, व्हाट विल बी द रीडिंग। तो अब रीडिंग बताना होगा, तो अब ये ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंटली नहीं चल रहा है। अब ये 200 ओम भी इसमें कनेक्ट हो गया और ये सर्किट का पार्ट हो गया, इसलिए अब इसमें भी होगा, इसमें भी करंट एग्जिस्ट करेगा। और तब जो रीडिंग होगा तो भैया अब इस कंडीशन में तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, 2 लूप लेने पड़ेंगे। ये 2 लूप, इसको अब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको अब आप हटा नहीं सकते सर्किट से, ये भी अब सर्किट का पार्ट है और इसके रेसिस्टेंस को भी काउंट करने पड़ेंगे। इसलिए अब ये इक्विवेलेंट सर्किट नहीं हुआ, अब ये 200 ओम भी ऊपर लग गया। अब ये अलग बात है कि यहाँ का जो रेसिस्टेंस, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब रीडिंग देगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वही ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अब ये वाला निकालें, मतलब 3 तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाएगा। एक बार करंट पता लग जाए तो इसके अक्रॉस का निकालो IR, चाहे इसके अक्रॉस का निकालो टर्मिनल वोल्टेज, चाहे इसके अक्रॉस का निकालो टर्मिनल वोल्टेज। इसके अक्रॉस का निकालोगे टर्मिनल वोल्टेज तो यहाँ का करंट यूज करोगे, यहाँ का निकालोगे तो यहाँ करंट यूज करोगे, यहाँ का यूज करोगे तो यहाँ का करंट यूज करोगे। और अब ये हो गया 2 लूप इक्वेशन। तो पहले तो तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे 2 लूप वाला KVL से, तो इसलिए ये इतना सिंपल नहीं रहेगा। 200 ओम इधर है और ये 18 वोल्ट एंड ये 2 ओम इस तरह से है, और इधर हमारा ये 12 वोल्ट और ये 1 ओम, इस तरह से ये है। और अब तुम्हें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, M और N के अक्रॉस का अब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो ब्रांच तो 3 है निकालने के लिए, इस पाथ से जाओ इस पाथ से जाओ, लेकिन करंट पता होना चाहिए। तो जिसमें तुम्हें करंट मिल जाए उसके हिसाब से काम कर लो। तो करंट तो ऐसे इजीली नहीं मिलेगा जब तक तुम 2 KVL नहीं लिखोगे। पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, 2 लूप लिखोगे, तब जाके तुम्हें मिलेंगे इक्वेशन। करंट का जब वैल्यू मिल जाए, इसका करंट वैल्यू मिल जाए तो सीधा IR लिखोगे, इसका मिल जाए इसका मिल जाए। तो क्या मैं करके दिखाऊं या कर लेंगे, बोलो भाई, क्या मैं करके दिखाऊं या कर लोगे, जल्दी बोलो। हाँ क्या करूं बोलो, दिखा दूं, मतलब सारा मेहनत मैं ही करूं, तुम तो कुछ नहीं करोगे। कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है बोलना। सर आप दिखा दो, मैं तो सोफा पर बैठा ही हूँ, देख लूँगा, जैसे टीवी देखता हूँ, तालिबानियों को देखता हूँ, इधर भी देख लूँगा। ये तो क्वेश्चन भी मेरे लिए तालिबान ही तो है। चलो, तो इसका क्या तुम KVL से सॉल्व नहीं कर सकते। अब लिखूं मैं करंट, यहाँ ले लिया मान लो I1 करंट, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मान लो I2 करंट। तो यहाँ का हो जाएगा भाई, तो I1 प्लस I2 करंट, यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2। क्यों, क्योंकि इधर I2 गया इधर I1 गया, I1 प्लस I2 है। I1 प्लस I2, इधर से आया हमारा I1, इधर चला गया I2। बस भाई अब KVL लिखो। फर्स्ट लूप के लिए लिख रहा हूँ, ऊपर वाले लूप के लिए लिख रहा हूँ लूप नंबर 1। अब नेमिंग करके तुम चाहो तो ABCD ये कर सकते हो। यहाँ से मैं चला रहा हूँ भाई I1 इंटू 200 ओम। देखो अब यहाँ से मत ढूंढना कि यहाँ से मैचिंग होगा, ये 200 ओम हमने दिया है, वोल्ट मीटर का है ये। तो करना क्या है बता रहा हूँ, देखो 200 इंटू I1 ड्रॉप हुआ, यहाँ आ गए
तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है भाई, तो इसको भी लिखेंगे 2 इंटू आई टू, 2 इंटू आई टू माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 0। समझ गए? लूप 2 के लिए लिखेंगे, लूप 2 के लिए हम लोग लिखते हैं, मान लो यहाँ से शुरू करते हैं। चलो भाई, तो यहाँ से आई टू इंटू ये 18 पहले लिख दें, ड्रॉप 18 लिख दिया। आई टू इंटू ये 2 ओम लिखेंगे पॉजिटिव में, आई टू इंटू 2 ओम मतलब 2i2 लिखते हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आ गए 2i2। अच्छा, करंट हमारा ये लिए थे i1 इधर से i2, तो ये वाला i2 तो इधर जाना चाहिए था ना, i1 है i2 है तो i2 ऐसे जाएगा ना, तुम लोग भी बताते नहीं। ये i2 और इधर से आया i1 तो इधर से आ गया i1 प्लस i2। ठीक है भाई, तो ये वाला फर्स्ट लूप में जो लिखा था यहाँ से यहाँ चले थे और यहाँ से लिखेंगे तो i2 माइनस वाला लिखेंगे, माइनस 2i2 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला रहेगा माइनस। फर्स्ट लूप के लिए 200i1 माइनस 2i2 माइनस 18 इक्वल टू 0। सेकेंड लूप के लिए लिख रहे हैं तो ये 18 और इस डायरेक्शन में चल रहा है प्लस 2i2, और इधर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो प्लस क्या लिखेंगे, i1 प्लस i2 इंटू 1 ओम ये, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो i1 i2 मिलेगा। 200 i1 है यहाँ पे, इधर हमारा i1 i2 में, तो पहले इसको सिंपल कर लो, i1 को एक जगह i2 को एक जगह रखो, यहाँ पे भी i1 i2 कर दो। जब i1 i2 हो गया और दो इक्वेशन मिल गए तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा i1 का और i2 का वैल्यू। किसी एक का भी वैल्यू मिल गया, जैसे ही i1 मान लो मिल गया या i2 मिल गया, अगर i1 मिल गया तो सीधा वोल्ट मीटर का रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग इज इक्वल टू i1 इंटू रेसिस्टेंस, कितना भाई, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो कि है, देखो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा i1 इंटू 200, तो i1 इंटू 200 ऐसे लिख सकते हो नंबर 1। और तुम रीडिंग को चाहते तो i2 मिल चुका है तो यहाँ से भी लिख सकते थे, क्या है भाई, तो करंट ऐसे चल रहा है, इसका मतलब ये वाला चार्जिंग मोड में आ गया, क्योंकि करंट इसमें एंटर कर रहा है तो चार्जिंग मोड में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज जो कि यहाँ पे चार्जिंग मोड में है, तो EMF प्लस IR यानी कि 18 और प्लस i2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं। इसमें लिखना चाहेंगे तो इससे भी लिख सकते हैं, ये डिस्चार्जिंग मोड में है क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है, डिस्चार्जिंग मोड में है तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस IR, 12 माइनस I मतलब i1 प्लस i2, जो i1 i2 का वैल्यू निकाल चुके हो तो i1 प्लस i2 इंटू R का वैल्यू है 1 ओम, तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज यानी कि रीडिंग। तो i1 निकल जाए चाहे i2 निकल जाए, उससे हमारा बात बन जाएगी, ये भी रीडिंग, ये भी रीडिंग, ये भी रीडिंग, तीनों मैचिंग करेगा, तीनों सेम ही वैल्यू आएगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं टाइम वेस्ट कर सकता क्लास का, बोलो क्लियर है यहाँ तक? दो लूप लिखेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, दो लूप लिखोगे, दो इक्वेशन आएगा, i1 i2 निकल जाएगा। i1 i2 मिल गया तो एक भी मिल गया तो उसी वाला ब्रांच को पकड़ लेंगे और काम टाइम सेव कर लेंगे। i1 मिल गया तो सबसे टाइम सेव तो इसमें है IR, इसमें तो कम से कम EMF है, मतलब माइनस IR चाहे EMF प्लस IR इस ब्रांच में करने होंगे, इसमें तो सीधा IR खाली। तो इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ें। ये देखो भाई क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई किया जाए। सेल हैविंग EMF E and internal resistance small r is connected across a variable external resistance. Cell of EMF E and internal resistance R is connected to a variable external resistor capital R. यही लिखा हुआ है, वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R। एज द रेसिस्टेंस R इज इंक्रीज, अब ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है तो हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज करें, एज द रेसिस्टेंस इज इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज करें। द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R, प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R, ये प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R का मतलब हो गया I इंटू R, सीधा बोल सकते हैं IR। इधर से बोलेंगे तो हमारा कुछ EMF और माइनस IR हो जाएगा, इधर से भी लिखना चाहेंगे तो EMF माइनस है, लेकिन इधर वाला ही कोई समझे हम लोग, सीधा इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है IR,
आई क्या वैल्यू होगा, EMF डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू R। तो ये टर्मिनल वोल्टेज और R में ग्राफ है, ये वाला y एक्सिस पे और R जो है वो x एक्सिस पे लिया गया है। R को x, R यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये भी ज़रा ध्यान रखेंगे। तो ये मिल गया तुम्हें इक्वेशन। इसका ग्राफ कौन सा हो सकता है यही आपको बताना है। तो इसमें सिंपल सा बात है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है भाई, कि देखो भाई अगर R का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो स्टार्टिंग में 0 से अगर स्टार्ट करें तो उस समय करंट होगा मैक्सिमम, क्योंकि करंट का जो वैल्यू होता है, करंट का जो वैल्यू होगा वो होगा EMF डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। यही है EMF डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। EMF कुछ भी है, मान लो 10 है, तो कैपिटल R जो वेरिएबल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ 2 ओम है, तो ये वाला 0 अगर रखें स्टार्टिंग में, बिल्कुल 0, जब R का वैल्यू 0 हो उस समय, तो ये तो 5 एम्पियर का करंट है भाई। करंट का वैल्यू 5 एम्पियर है जब R का वैल्यू 0 हो। तो जब R का वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलो। अगर R का वैल्यू हम लोग 0 समझें तो करंट का वैल्यू इतना बड़ा है, 5 एम्पियर है, ठीक है, और R का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो उस कंडीशन में 0 मतलब शॉर्ट सर्किटिंग। 0 का मतलब क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग में पोटेंशियल डिफरेंस, अब 0 है R, तो I कुछ भी रहे, IR 0 हो गया, मतलब 0 होना है। दो तरह से समझोगे, अगर R 0 है मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिए, सीधा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, 0 रेजिस्टेंस मतलब ये, तो उस समय मैक्सिमम करंट होता है। याद होगा, इसी को तो बोलते हैं मैक्सिमम करंट। अगर हमें किसी सेल से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना हो तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या करो, 0 कर दो, ताकि यही बस इंटरनल रेजिस्टेंस ही पूरे लूप का रेजिस्टेंस हो जाए। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है EMF अपॉन R व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज 0। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल, सेल को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू बट रेजिस्टेंस ही 0 है, तो IR जो होगा वो 0। अच्छा ठीक है भाई, अब R का वैल्यू बढ़ा रहे हो, कुछ वैल्यू ले लिया, मान लो 10, अरे 10 ले लिया तो 10 डिवाइडेड बाई 12 कुछ आ जाएगा 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इंटू R कुछ आएगा, 1 इंटू 10 कुछ आएगा, वैल्यू यहाँ दिखाएंगे, कुछ आएगा वैल्यू, कुछ दिखाया। अब R को सीधा ले जाओ इनफाइनाइट पे, क्या होगा, तो जब R इनफाइनाइट कर देंगे तो उस समय करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करंट 0 हो जाएगा, तो ये IR कितना होगा, जब करंट हमारा जो है ये ओपन सर्किट हो गया, समझो यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू जब इनफाइनाइट कर दिया तो ओपन सर्किट, ये हमारा R = 0 पे था, R जब इनफाइनाइट कर देंगे तो ये ओपन सर्किट का कंडीशन बन जाएगा। और ओपन सर्किट में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो होता है EMF, क्योंकि करंट ही नहीं है। तो यहाँ से तो आपको पता नहीं लगेगा, यहाँ तो R है इनफाइनाइट, और करंट है 0, तो आपको 0 इंटू इनफाइनाइट वाला पता नहीं लगेगा कि 0 इंटू इनफाइनाइट क्या होगा, क्योंकि R टेंडिंग टू 0 है, करंट टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो पता नहीं लगेगा। यहाँ से पता लगेगा जब ओपन सर्किट होता है, जब सेल का कनेक्शन ही नहीं, समझो कि यहाँ पे वायर ब्रेक कर दिया तो ओपन सर्किट हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, तो उस कंडीशन में ये टर्मिनल वोल्टेज EMF ही तो होता है, करंट ही नहीं है, EMF है। तो इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज EMF होता है, मीन्स इनफाइनाइट पे EMF होना है, स्टार्टिंग में 0 होना है, और इनफाइनाइट पे जाकर के जितना EMF का वैल्यू है उतना ही होना है वेरी लार्ज वैल्यू पे, इसलिए ग्राफ ऐसे होगा, इनफाइनाइट पे टेंडिंग टू ऐसे हो जाएगा, और बीच बीच के वैल्यू जब रहेंगे R के तो कुछ कुछ वैल्यू मिलेंगे, और जब 0 रहेंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, उस कंडीशन में 0। इस तरह का ग्राफ आएगा। एक चीज़, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड से भी आप सोच सकते हो, ये स्कूल में भी आ सकता है और JEE नेट में भी आ सकता है। देखो भाई, जो वोल्टेज हमें निकालना था, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था अक्रॉस रेसिस्टेंस, वो है करंट इनटू रेसिस्टेंस।
जो कि हम लोगों ने वहाँ निकाला। ये मैं मेथड 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, कैसे ग्राफ पता लगे। एक तो हम लोगों ने देख लिया ऐसे, ये जो देखने जा रहे हैं ईएमएफ, करंट ईएमएफ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करंट हो गया मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है, और यही हमारा बताना है, यही प्लॉट करना है, यही वी है। तो ये जो वी है इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ ईएमएफ डिवाइडेड बाई, इस स्मॉल आर को, इस कैपिटल आर को हम लोग नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, तो ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये हो गया कि ईएमएफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ईएमएफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब ज़रा देखो इसमें, इसका एनालिसिस करो, ये है वाई एक्सिस पे और ये वाला है एक्स एक्सिस पे। अब तो एक ही आर हो गया, उधर तो दो आर था, इसलिए यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल, अब तो एक आर है। अब यहाँ पे देखो कि आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा और 0 रहेगा तो क्या होगा। तो जब 0 रहेगा तो ये इनफाइनाइट, 0 रहेगा तो ये इनफाइनाइट हो गया। आर का वैल्यू 0 है तो ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, तो वोल्टेज हो जाएगा 0, तो आर 0 पे वोल्टेज भी 0, आर 0 पे वोल्टेज भी 0। ठीक है, अब आर हम लोग कुछ रखें, 10 रखें, तो वोल्टेज का क्या होगा? तो आर का वैल्यू जब 10 रखोगे तो कुछ तो मिलेगा, ये ईएमएफ डिवाइडेड बाई कुछ, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाई कुछ तो मिल जाएगा कुछ, कुछ मतलब कुछ हो गया, 5 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, कुछ क्वालिटेटिव ग्राफ तो प्लॉट करना है। अच्छा भाई, अब आर का वैल्यू इनफाइनाइट, वेरी लार्ज वैल्यू, तो जब वेरी लार्ज होगा तो ये 0 हो जाएगा, वेरी लार्ज होने पे ये 0 हो जाएगा, वेरी लार्ज होने पे ये 0, तो 1 + 0 1, और V = EMF। ये मिल गया तुम्हें। जब वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होगा तो EMF हो जाएगा, कुछ वैल्यू रहेगा तो कुछ रहेगा ये भी, और 0 रहेगा तो ये भी 0, तो 0 पे 0 दिखाया और कुछ वैल्यू पे कुछ दिखाया, लेकिन वेरी लार्ज वैल्यू पे, इनफाइनाइट वैल्यू पे हम लोगों को EMF टेंड कराना है, इसलिए EMF टेंड कराया, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ तुम्हारा बन जाएगा, बाकी सब नहीं होंगे। समझ गए? दोनों मेथड से आप सोच सकते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़े हैं। अगर आप एक आर में ले आते हैं तो एनालिसिस ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अगर एक आर में ले आए तो इस आर का वैल्यू बढ़ाते जाओ, मिलता जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई, आगे बढ़े हैं। यस। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई, जल्दी से इस पे ट्राई किया जाए। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आ गया। चलो भाई देखो, जल्दी ट्राई मारो। A potentiometer wire has length 4 मीटर and resistance 8 ओम। 4 मीटर का इस वायर का रेसिस्टेंस है। अब इसको 1 मीटर मत समझना भाई, इसको 4 मीटर समझना। अच्छा 4 मीटर है और इसका रेसिस्टेंस है 8 ओम। द रेसिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। अब इस वायर के सीरीज में कितना रेसिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए। एंड एक्यूमुलेटर, ये है एक्यूमुलेटर भाई, एसिड एक्यूमुलेटर यानी कि सेल। ठीक है, must be connected to a wire and at the accumulator of EMF 2 volts so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter on the wire। इसमें जो potential gradient मिले, potential gradient delta V upon delta L, यानी potential difference per unit length, वो हमारा मिले 1 millivolt per centimeter, ये चाहिए potential gradient। कितना रेसिस्टेंस का वैल्यू हो कि हमारा ये वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन तो क्लियर है। अब जरा इसमें आप सोचो, सिचुएशन जब क्लियर हो गया तो आपको ये सोचना चाहिए, ये सेल है, एक ही लूप है, रेजिस्टेंस है, उधर का वैल्यू चाहिए, इधर हमारा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हो जाना चाहिए। अच्छा भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट जब दे दिया है तो आपके खोपड़ी में आना चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया हुआ है और इसका जब लेंथ पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पता है और इसका टोटल लेंथ 400 मीटर है।
400 सेंटीमीटर, 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पाऊंगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लॉजिक पहले तो सोचना पड़ेगा ना, ये 2 वोल्ट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ यहाँ कुछ यहाँ। अब ये रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए, तो भाई थोड़ा खोपड़ी में भी करेंगे हम लोग काम कि चलो ठीक है भाई, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होना चाहिए, मीन्स 1 सेंटीमीटर में 1 मिली वोल्ट होना चाहिए। तो भैया 400 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट होना चाहिए? वो तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लोगों का टारगेट यहाँ पे हो गया VAB निकाल लेना, क्योंकि VAB निकलेगा तो अपने माइंड में सोच लेंगे VAB जब निकल जाएगा, ये पता है और ये VAB पता लग जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगेगा। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगे तो R का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि V होता है यहाँ पे IR, VR इज इक्वल टू IR। तो जब हमें V पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का, करंट भी यहाँ का पता लग जाएगा, क्योंकि ये 8 ओम रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस एक बार निकाल लें तो करंट का भी वैल्यू नोन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये पता लग जाए और रेजिस्टेंस पता है तो करंट यहाँ भी पता लग जाएगा, वहाँ का रेजिस्टेंस भी पता लग जाएगा। देखो कैसे करते हैं हम लोग काम। लॉजिक तो क्वेश्चन समझते ही लॉजिक माइंड में अपने आप घूमने लगता है धीरे धीरे। तो हमारे पास यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया है 1 मिली वोल्ट में। सिंस 1 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना भाई? तो 1 मिली वोल्ट। अच्छा भाई, तो भाई हमारे पास तो 400 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो VAB है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा? तो 400 सेंटीमीटर के अक्रॉस। तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस 400 सेंटीमीटर में कितना हो? तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 1 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर, तो 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 400 मिली वोल्ट हुआ। VAB इज 400 मिली वोल्ट का मतलब है 400 डिवाइडेड बाई मिली, तो 1000 चलता है भाई वोल्ट, यानी कि 0.4 वोल्ट है भाई, 0.4 वोल्ट है VAB। और ये 0.4 वोल्ट इसका I इंटू RAB भी है, और RAB दिया हुआ है 0.4 वोल्ट इज इक्वल टू करंट। करंट का वैल्यू हमें निकाल देंगे, RAB पता है 8 ओम, RAB दिया हुआ है 8 ओम। सो करंट का वैल्यू भी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, 0.4 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 1/2, 0.5 यही हो जाएगा। 4/8 होता तो 0.5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इतना एम्पियर का करंट हो गया। तो कोई बात नहीं है, हमें VAB मिल चुका है 0.4 वोल्ट, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो टोटल EMF जो ड्राइविंग सेल का है माइनस VAB पोटेंशियोमीटर के वायर के थ्रू। तो यहाँ पे 2 वोल्ट था, 2 वोल्ट में से हम लोगों ने 0.4 वोल्ट ही है VAB, इसलिए ये बच गया कितना भाई? तो 1.6 वोल्ट है, 1.6 वोल्ट है इसके अक्रॉस। और करंट का भी वैल्यू हमें पता लग चुका है 0.4/8। तो R का वैल्यू क्या नहीं पता लग जाएगा? तो भाई बिल्कुल पता लग जाएगा। तो IR, ये वाला IR, तो ये वाला IR, I का वैल्यू है 0.4 डिवाइडेड बाई 8, I इंटू R इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। तो R का वैल्यू जो निकालना था वो 1.6 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 8, ये मिल गया। तो ये हो गया 16, 4 इंटू 8 दैट इज 32 ओम का रेसिस्टेंस हुआ, 32 ओम का रेसिस्टेंस हुआ। बोलो भाई, लॉजिक भी बिल्कुल क्लियर था, लॉजिक भी क्लियर था। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई हमारे माइंड में तो यही स्ट्राइक हो रहा है कि 8 ओम है, यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया, मीन्स 1-1 सेंटीमीटर पे कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो पता है हमें। तो ऐसे ऐसे 400 सेंटीमीटर है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं मिल जाएगा हमें? 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल गया भाई 0.4 वोल्ट है। और इसमें करंट भी पता है, जो हमारा यहाँ का वोल्ट मीटर बता रहा है कि ये 0.4 वोल्ट है, समझो 0.4 वोल्ट है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। और रेसिस्टेंस पता है तो करंट का वैल्यू भी पता लग गया।
तो इस तरह से निकाल लेंगे, 32 ओम आ गया। देखो अगर बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा पोटेंशियोमीटर पे तो आप इन सब को ना कैलकुलेशन इतना नहीं करने पड़ेंगे, आप माइंड में भी कैलकुलेशन करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, टाइम सेव कर लेंगे। आप खुद ही सोचने लग जाएंगे, अच्छा यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है पर सेंटीमीटर दिया हुआ है 400 है, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो माइंड में आया मल्टीप्लाई कर दो, जो है मिली वोल्ट, तो इसको हम लोग 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मिली वोल्ट हो जाएगा। अच्छा 400 मिली वोल्ट हो जाएगा तो वोल्ट में कितना, तो 0.4 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा ये 0.4 वोल्ट, माइंड में सोचेंगे 2 में से ये 0.4 वोल्ट है, तब तो ये 1.6 वोल्ट ही रहा। हाँ भाई 1.6 वोल्ट ही रहा। तो यहाँ 1.6 वोल्ट है और ये करंट कितना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो दिस इज इक्वल टू I इंटू आर, आर मतलब 8, तो इतना डिवाइडेड बाई 8 कर दें तो करंट मिल जाएगा। 0.4 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो 4/8 होता, तो 0.5 होता, तो 0.05 हो गया। 0.05 का करंट है और यहाँ पे आ गया है हमारा वो 1.6 वोल्ट, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे 1.6 डिवाइडेड बाई वही 0.05। तो खाली रफ में आप क्या करेंगे, रफ में करेंगे 1.6 डिवाइडेड बाई 0.05, ये है 1.6 डिवाइडेड बाई 0.05, यानी कि हो गया ये कितना, तो 160 डिवाइडेड बाई 5, तो इससे मिल गया तुम्हें 32। तो आपके रफ में खाली ये आएगा, बाकी तो सोच लेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे, और कोई बात नहीं, अगर आपको वो नहीं होता तो ऐसे ही स्टेप करें, आगे बढ़ेंगे। माइंड में स्ट्राइक करने लगेगा, क्वेश्चन समझोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है तो पोटेंशियल निकालना आसान है, और पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आसान है। अब दे दे इसके बदले में कि भैया इतना सेल था और इतने लेंथ पे बैलेंस हुआ, तो बात तो एक ही हो गई कि इसका मतलब ये हो गया कि 0.2 वोल्ट है, 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ, तो बता देगा भाई इसका मतलब 0.2 वोल्ट है इतने में, तो यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पता लग गया और पूरे में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कितने सेंटीमीटर में ये 0.2 है तो पूरे में कितना है तो वो निकाल लेंगे। तो सोचेंगे, अगर सर्किट क्लियर होगा माइंड में, सर्किट ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो दिखाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, ड्रॉ माइंड में ही हो जाना चाहिए पोटेंशियोमीटर। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, टाइम सेव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखें स्टोरेज बैटरी ऑफ कार। इसमें तो भाई सोल्यूशन भी है, इसलिए ज़रा नीचे रख करके देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट। स्टोरेज बैटरी होता है, EMF है 12 वोल्ट। अच्छा भाई, इफ़ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओम, इंटरनल रेसिस्टेंस इसका अगर 0.4 ओम हो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अच्छा, इससे मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने वाला, तो आपको पता है कि मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो शॉर्ट सर्किटिंग कर दो, यानी रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 कर दो मैक्सिमम करंट के लिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए 0 करने पे हमें सीधा EMF डिवाइडेड बाई इंटरनल रेसिस्टेंस आता है, और EMF 12 है और ये 0.4 करेंगे तो हमारा यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 120 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 30। तो 30 एम्पियर का करंट हो गया हमारा, अगर हमारा ये वैल्यू कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो 30 एम्पियर का मैक्सिमम करंट ये दे सकता है। तो याद होगा बहुत पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो शॉर्ट सर्किटिंग कर दो, मैक्सिमम करंट शॉर्ट सर्किटिंग करने पे ही मिलेगा। और शॉर्ट सर्किट का मतलब है कोई रेसिस्टेंस मत लगाओ, सीधा डायरेक्ट ज्वाइन कर दो विदाउट एनी रेसिस्टेंस। ओपन सर्किट का मतलब होता है इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। तो जब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो 30 ओम मैक्सिमम करंट आया। एक आता था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बताया था, अगर इससे मैक्सिमम पावर लेने हैं तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना कनेक्ट करना है, इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। इसलिए जब हमारा मैक्सिमम पावर अगर चाहिए होता है, फॉर मैक्सिमम पावर, तो जब मैक्सिमम पावर चाहिए सेल से ड्रॉ करना हो तो उस कंडीशन में करंट का वैल्यू होगा EMF डिवाइडेड बाई इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू R लगाते हैं। यही तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। इसलिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में 12 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस 0.4 करने पड़ेंगे। तो इस तरह से 12 डिवाइडेड बाई 0.8 करके निकालेंगे, तो वो करंट होगा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम करंट चाहिए तो वो करंट अलग है,
दोनों में डिफरेंस है, ये मैक्सिमम करंट है और ये करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर रिक्वायर्स दिस करंट वैल्यू, यही करंट इसको चाहिए। तो दोनों अलग अलग चीज़ है भाई, ध्यान देना। ये नहीं कि मैक्सिमम करंट होगा तभी तो मैक्सिमम पावर होगा, ऐसा बिगिनिंग में लोग सोच लेते हैं, बच्चे सोच लेते हैं कि मैक्सिमम जब करंट होगा तभी तो मैक्सिमम पावर होगा। नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज़ है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये है, मैक्सिमम पावर इसके थ्रू ट्रांसफ़र ये सेल तब करेगा जब इसका रेसिस्टेंस वैल्यू उतना ही हो जो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। और मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए कोई रेसिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई रेसिस्टेंस नहीं लगाने की ज़रूरत है तो सीधा जो है वो मैक्सिमम करंट का वैल्यू मिल जाएगा। समझ गए? इसलिए यहाँ देखो इसका आंसर दिया हुआ था EMF 12, ये बाई फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम करंट R शुड बी 0। तो R 0 है, मैक्सिमम करंट हो गया EMF डिवाइडेड बाई स्मॉल r, सीधा 12 डिवाइडेड बाई दिस 30 एम्पेयर, यही था, 30 एम्पेयर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इस वाले क्वेश्चन को देखो जल्दी से, कभी इसको टेस्ट में भी पूछा था। चलो जल्दी से इसको ट्राई मारो भाई। रेडी 1 2 3 4, खोपड़ी पे लगाओ जोर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर। अच्छा भाई, तो नेटवर्क शोन इन द फिगर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कोई दिया नहीं है कि किस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है, लेकिन एक सेल लगा हुआ है। इसका मतलब इस सेल के लिए इक्विवेलेंट हमारा कैपेसिटेंस चाहिए। मीन्स ये समझो ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, जिसके थ्रू हम लोग सेल लगाने वाले हैं, जिसके अक्रॉस सेल लगाने वाले, इसके लिए इसका चाहिए। तो ए पॉइंट से यहाँ पे हम लोग देखें कि एक को पॉइंट बना देते हैं P और ये B। तो A से C लगा हुआ है, A से एक C1 लगा हुआ है P पे, C1 P तक, और ये C2 C3 ये भी P तक, C2 C3 ये हो गया C2, ये हो गया C3 P तक। और फिर P से B है C4, P से B है C4, बस। और इसके अक्रॉस है 400 वोल्ट का सेल। ऐसे है ये सर्किट। हमें चाहिए यही A और B के अक्रॉस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब क्लियर है भाई, ये 400 का करोगे तो सीरीज में है तो हमारा रेसिप्रोकल वाला काम करता है, तो सीरीज में बन जाएगा 200, R/2 हो जाता है। रेसिप्रोकल इक्वल वाले का होता है, रेसिप्रोकल वाला तो इक्विवेलेंट आता है हाफ होके। तो 400 का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो 200 आ जाएगा, हाफ बन जाएगा। अच्छा भाई, ये तो बन गया हाफ, मतलब 200 पिकोफैराड। और ये कितना था? तो ये वाला C1 था हमारा 100 पिकोफैराड। अच्छा भाई, तो ये 100 और ये 200 का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों मिला के 200 है। तो इन दोनों का सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है कैपेसिटर में, इसलिए ये बन गया 100 और 200 का, ये बन गया 300 पिकोफैराड। अच्छा, और ये वाला C4 है, वो वाला C4 देखेंगे, ये वाला तुम्हारा हो गया P और A, P और A के बीच में ये है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगा हुआ है C4 का वैल्यू है हमारा 100 पिकोफैराड, 100 पिकोफैराड। और ये है B और ये है A। तो अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर लोगे भाई, 300 और 100 है, तो 300 और 100 रेसिप्रोकल वाला समझो फॉर्मूला हो गया। तो 1/C इक्विवेलेंट जो आया वो आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। क्यों फॉर्मूला लगाएं, सीधा C इक्विवेलेंट ही बोलते हैं, लगेगा वही रेसिप्रोकल वाला, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। तो प्रोडक्ट हो गया 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाई सम, 300 प्लस 100, यानी कि ये हो गया 400। डिनोमिनेटर में हो गया 400, 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 4, 300 डिवाइडेड बाई 4 पिकोफैराड, 300 डिवाइडेड बाई 4 पिकोफैराड। ऑप्शन में तो नहीं दे रहा, कुछ गड़बड़ है। फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। ए से कनेक्ट हुआ 100 P तक, ठीक है भाई, और 400 दोनों, तो 400 का सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला होता है, तो ये बन गया हमारा 200, सीरीज में रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, तो 200 बन गया, 200 तो ठीक है भाई, 200 और 100 दोनों मिलकर के बन गया 300
तो पैरेलल में डायरेक्ट कनेक्ट होता है, डायरेक्ट ऐड होता है। 300 और ये सीरीज में है। 300 और 100 का जब सीरीज में होता है तो 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 100, यानी कि हो गया ये 400। तो 300 डिवाइडेड बाई 4 पिको फैराड, 300 बाई 4 पिको फैराड ही होगा भाई। या तो आपका डेटा क्वेश्चन में कहीं अलग दिया हो या आंसर इस डेटा के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है। लॉजिक बिल्कुल यही है, सिंपल सा सर्किट है, इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं। चाहे तो ये वैल्यूज़ अलग होने चाहिए या ये आंसर अलग होने चाहिए, कॉन्सेप्ट सेम है। हम लोग का कैलकुलेशन 2 बार चेक कर लिया हमने। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क दिखाना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क यही आएगा 300 डिवाइडेड बाई 4। और ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे बुक में ऑलमोस्ट मिलेंगे, इसलिए आप किसी में भी चेक कर लेना, ये ज़रूर ऑप्शन में गड़बड़ी है या तो फिर इसमें गड़बड़ी है। बाकी लॉजिक सेम है, यही काम होना है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया और इक्विवेलेंट सर्किट के बेसिस पे काम कर दिया, फॉर्मूला भी लगा दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, देखा हमने। लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है, लॉजिक यही लगेगा, ठीक है। तो वैल्यूज में कोई ना कोई गड़बड़ है क्वेश्चन साइड से। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन साइड से, कुछ डेटा में, आंसर में, चाहे क्वेश्चन में। चलो देखें भाई, नेक्स्ट जल्दी से इसको ट्राई किया जाए, जल्दी से ट्राई करो। रेडी 1 2 3 4। दिख नहीं रहा है, बड़ा कर दूं क्या? चलो अब देखो, जल्दी करेंगे भाई। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, वैसे ही जैसे ही पोटेंशियोमीटर आया मेरे खोपड़ी में भाई वही डायग्राम घूम गया। पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा हो, लेकिन हमारे दिमाग में तो भाई यही घूमेगा, तो ये मैं घुमाऊंगा, कोई बात नहीं है। P है, Q है, ऐसा। अच्छा, पोटेंशियोमीटर वायर 200 सेंटीमीटर, अच्छा इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो 200 सेंटीमीटर है, तो लेंथ 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। हैज़ रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम, अच्छा इसका रेसिस्टेंस भी दे दिया 20 ओम, बहुत बढ़िया। इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद रेसिस्टेंस, अच्छा इसका एक रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया, वो है 10 ओम, अच्छी बात है। एंड एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 6 वोल्ट, अच्छा ये भी है, हमारा दिया हुआ है 6 वोल्ट, हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनेसेस है। सोर्स ऑफ 2.4 वोल्ट इज बैलेंस, सोर्स ऑफ 2.4 इज बैलेंस्ड, 2.4 वोल्ट को बैलेंस किया अगेंस्ट द लेंथ L ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये L लेंथ पे बैलेंस्ड हुआ है, L लेंथ पे बैलेंस्ड हुआ है, तो ये वाला है L लेंथ। देन द वैल्यू ऑफ L इज, L का वैल्यू बताना मीन्स बैलेंसिंग लेंथ बताना है। EMF हमारा 2.4 वोल्ट, बैलेंसिंग लेंथ चाहिए, क्या करूं भाई? तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस पता है, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो तुम्हें तो ये पता ही है कि VPQ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इनटू बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ को स्मॉल l से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये इस तरह से ये काम होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दिस। अब क्वेश्चन में देखो किस तरह से हम लोग निकालें, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्ट दिया होता तो इनटू लेंथ कर लेते। तो EMF हमारा ये 2.4 वोल्ट दिया हुआ है, ये हमारा पता है। VPQ नहीं पता है, टोटल लेंथ हमें पता है, टोटल लेंथ है 200 सेंटीमीटर। अगर यूज़ करना हो तो बैलेंसिंग लेंथ चाहिए, VPQ की रिक्वायरमेंट है, तो VPQ क्या मिलेगा? VPQ निकालें भाई। तो ये तो पता है भाई 200 सेंटीमीटर है ये, तो ये पता है कि ये 20 है, ये 10 है, तो करंट भी पता है भाई। करंट हो गया 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस 20 प्लस 10 30, तो 6 डिवाइडेड बाई 30, 1/5 मीन्स 0.2, 1/5 मीन्स 0.2 एम्पियर का करंट है। ये तो कम से कम इतना से पता लग गया, तो 0.2 एम्पियर का करंट है। तो अब बताना है कि कितने, तो भाई ये 2.4 वोल्ट यहाँ का I इंटू R होना चाहिए, यहाँ पे I इंटू R 2.4 वोल्ट होना चाहिए। I तो निकाल चुके हो, ये R का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये R स्मॉल r मान लो करते हैं, इसको स्मॉल r लिखते हो, मान लो इसको R1 लिख देता हूँ। तो ठीक है भाई, मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, इसका करंट वैल्यू पता लग चुका है। जब करंट वैल्यू पता लग चुका है तो EMF जो बैलेंस किया है, इसका मतलब वो करंट इंटू R1 है।
तो ईएमएफ है 2.4 वोल्ट जिसको बैलेंस किया, और करंट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0.2 इंटू R1। तो R1 का वैल्यू कम से कम निकाल सकते हैं। R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 0.2 हो जाएगा, मीन्स कितना मिल जाएगा भाई, वैल्यू ये मिल गया हमारा 12। तो 12 ओम हो गया। इसका मतलब इतने दूर में 12 ओम है। अच्छा भाई, जब 12 ओम है, टोटल 20 ओम है, टोटल का लेंथ हमारा 200 है, तो इसका भी हमें लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि जितना भाई रेसिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो पता ही है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो वी कैन अप्लाई। देखो भाई कैसे बैलेंसिंग लेंथ निकाल पाएंगे, तो तुम्हें पता है कि जो 20 ओम है, हमें पता है ये 12 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ चाहिए, तो 20 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग तो पता है ना, 20 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो है 200 सेंटीमीटर। टोटल ये पोटेंशियोमीटर वायर का ये RAB है, AB का ये PQ लिख रहे हैं, PQ P और Q से दिखाएं तो PQ लिखूंगा, तो RPQ हमारा 20 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग ये है लेंथ। तो आपको पता लग चुका है कि आपका तो 12 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग ही मिल जाने हैं, इसलिए 200 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12, और इस तरह से मिल जाएगा कितना भाई, तो 120 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ आ गया 120 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग टिक लगा देंगे। रेसिस्टेंस ही पता लग गया हमें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट निकाल लिया तो ये रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। या तो दूसरा उपाय ये भी हो सकता है, करंट निकाल लिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकल जाएगा। जब करंट निकल गया तो यहाँ पे यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी चाहे तो अब क्वेश्चन में दे देता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ही निकाल दे भाई, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, तो इतने दूर में तो पता है ना 2.4 वोल्ट, इतने लेंथ में 2.4 वोल्ट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, तो इधर का रेसिस्टेंस मान लो हमने निकाला जो कि 12 ओम आया, या यूं कह सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। चलो मेथड नंबर 2 में थोड़ा दिमाग दोहराओगे तो दूसरा मेथड भी मिल जाएगा। करंट जब पता लग चुका है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता लग गया, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू यहाँ का R। तो I का वैल्यू पता लग चुका था 0.2, और ये R का वैल्यू है 10 ओम, ये तो 10 ओम था, तो 10 ओम था ये, तो कितना मिल जाएगा, तो 2 वोल्ट। तो 6 वोल्ट में 2 वोल्ट, यहाँ तो 4 वोल्ट है, यहाँ पे पूरे में 4 वोल्ट है, तो यहाँ से भी हम लोग चाहते तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते थे, VPQ डिवाइडेड बाई L, ये दूसरा मेथड हो जाएगा समझो। तो VPQ है हमारा टोटल, ये 6 में से 2 वोल्ट यहाँ है तो बाकी 4 वोल्ट यहाँ है, तो 4 वोल्ट VPQ है डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ है 200 सेंटीमीटर। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 200 मतलब कितना हो गया, तो 0.002 नहीं 0.02 यही हो गया, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर। बोलो ठीक है भाई, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए अब तुम्हें बैलेंसिंग लेंथ चाहिए तो वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। 2.4 वोल्ट को बैलेंस किया है, जबकि यह है 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाइड बाई ये L पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तो लेंथ का वैल्यू कितना हो, ये 2.4 वोल्ट है और ये 0.2 वोल्ट है, तो चलो वोल्ट वोल्ट यूनिट कैंसिल हो जाएगा और ये सीधा 2.4 डिवाइडेड बाई 0.02 ये मिल गया हमारा L, और L भी आएगा सेंटीमीटर में, तभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होंगे, और ये वैल्यू आ गया कितना भाई, तो आ गया ये 120 सेंटीमीटर। यहाँ से भी निकल जाएगा। जब करंट पता लग चुका है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा, यहाँ का भी पता लग जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट भी तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते थे। अगर VPQ हमें चाहिए था
तो VPQ निकालने का ये भी तरीका था भाई कि सीधा जब 20 ओम है ही तुम्हारा और करंट एक बार निकाल लिया तुमने तो सीधा VPQ बोल सकते थे कि करंट इनटू रेसिस्टेंस PQ के अक्रॉस। करंट था 0.2 और रेसिस्टेंस है हमारा 20, तो इससे भी मिल जाता तुम्हें 4 वोल्ट। भाई बिल्कुल मिल जाता 4 वोल्ट, 4 वोल्ट ही तो था, 4 वोल्ट ही था। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुम कहाँ तुम्हारा खोपड़ी जाता है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आगे बढ़ सकते हो। बोलो भाई, क्लियर है? यस। तो अब आगे बढ़ा जाए। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो जल्दी देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू सेल्स E1 एंड E2, टू सेल्स E1 एंड E2 आर कनेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर एज शोन। अपोजिट टू ईच अदर एज शोन, तो बिल्कुल ठीक है भाई, अपोजिट तो यहाँ दिख रहा है। एक हमारा इधर से, एक इधर से करंट भेजना चाह रहा है, इसलिए अपोजिट में कनेक्टेड है। सोने फिगर सेल E1 इज 9 वोल्ट, E1 है हमारा 9 वोल्ट का एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम। द सेल E2 इज ऑफ 7 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 7 ओम। अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बोलो ना कि यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये वाले सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस, किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आइडियल वोल्ट मीटर लगा दोगे तो भी टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर जब रेसिस्टेंस वाला लगेगा तो सर्किट का पार्ट बनेगा और तब जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बताएगा। तो अब इसमें हम लोग काम करें और यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो सबसे पहले तो करंट निकालना पड़ेगा। जीत किसकी होगी? इधर करंट जाएगा कि इधर तो 9 वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, इधर जाएगा करंट। करंट हमारा इधर जा रहा है, तो चलो इस करंट का वैल्यू लिखेंगे तो इफेक्टिव इक्विवेलेंट EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द लूप। अगर सिंगल लूप में निकालना होता है तो ऐसे काम करते हैं, सीधा लिख देते हैं करंट का वैल्यू। तो ये 9 - 7 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस 3 ओम और 7 ओम, तो ये हो गया 9 - 7 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.2 एम्पियर का करंट हुआ। अब यहाँ का निकालना है, तो तुम्हें पता है कि ये इसकी जीत हुई थी, तो इसलिए करंट तो ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है। सो दिस सेल इज इन चार्जिंग मोड, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल नहीं रहा है, एंटर कर रहा है करंट एंटर। तो दिस सेल इज इन चार्जिंग मोड। ये सब बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, चार्जिंग मोड में है इसलिए टर्मिनल वोल्टेज होगा EMF प्लस IR। वैसे भी निकालोगे, अगर यहाँ का पोटेंशियल में निकालेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ देख रहे हो कि अगर हम लोग देखें तो ये भाई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर किया है। अपना माइक को ऑफ रखोगे, जब बोलना होगा तभी ऑन करोगे। तो यहाँ एंटर किया है तो EMF ड्रॉप हुआ और प्लस IR हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ काउंट करो, प्लस IR हो जाएगा। ठीक है भाई, तो EMF है 7 वोल्ट, 7 वोल्ट ही था ना, 7 वोल्ट था और इंटरनल रेसिस्टेंस भी 7। ठीक है, प्लस I का वैल्यू आ चुका है। I का वैल्यू कितना था? 0.2 और इंटरनल रेसिस्टेंस है 7, इसलिए हम लोग काम करेंगे 7 प्लस ये हो गया 1.4, तो क्या मिल गया? 8.4 वोल्ट। तो 8.4 वोल्ट का वहाँ टर्मिनल वोल्टेज है और यही रीडिंग होगा अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट किए तो। हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, तो आइडियल वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, यही रीडिंग पाएंगे 8.4 वोल्ट। बोलो भाई, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो तो इतना लंबा चौड़ा इसका एक्सप्रेशन ही है, फिर भी चलो देखो भाई, 1 मीटर ब्रिज दिखा रहा है यहाँ पे, तो करो जल्दी से सॉल्व करो भाई, पानी पी के सॉल्व करो, सॉल्व करना ज़रूरी है, एक बार ट्राई करो जल्दी। तो देखो भाई, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39 पे, तो ये वाला लिख देता हूँ 39।
39.5 है, 39 ही अप्रॉक्सीमेटली समझें। फ्रॉम एंड ए व्हेन रेजिस्टेंस वाई ऑफ वाई का वैल्यू है 12.5 ओम, डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालने हैं। अच्छा भाई, जब ये 39.5 हो गया मीटर ब्रिज में, तो इसका मतलब ये वाला कितना होगा 100 माइनस एल। अगर ये 40 है तो 100 माइनस एल मीन्स ऑलमोस्ट 60 हो गया। ये 40 समझें और इधर 60 है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। क्या भाई, तो x डिवाइडेड बाई लेंथ लिखें, x डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू ये 12.5 और डिवाइडेड बाई 60, इसलिए x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 40 डिवाइडेड बाई 60 और ये 12.5 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 टाइम्स 12.5। 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट हो जाएगा। तो वैल्यू जो भी आए x का वैल्यू मिल जाएगा, पॉइंट का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप ये डिवाइडेड बाई ये करें, ये डिवाइडेड बाई ये करें, या ये डिवाइडेड बाई ये करें, x डिवाइडेड बाई आप चाहते तो 12.5 भी कर सकते थे, इज इक्वल टू ये 40 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 2/3। तो x का वैल्यू भी तब भी 2/3 इंटू 12.5 अपना आ जाता, जो आना था आ जाएगा। तो ये तो चलो एक काम हो गया। उसके बाद why are the connections between the resistor of a Wheatstone bridge is made of thick copper strip। तो ये जो लगाते हैं ये सब thick copper strip लगे होते हैं। तो thick copper strip लगाने का मतलब है रेसिस्टेंस ρL/A। कॉपर का रेसिस्टिविटी हमारा लो रहता है, कॉपर का रेसिस्टिविटी लो रहता है, मेटेलिक है ना, कम रेसिस्टेंस होते हैं, कंडक्टिंग में ज़्यादा रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टिविटी लो है और हम लोग कम से कम इन वायर्स में, इस मेटेलिक प्लेट में रेसिस्टेंस कम से कम हो। तो थिक बनाने का रीज़न है कि और रेसिस्टेंस वैल्यू कम हो, ज़्यादा एरिया मीन्स कम रेसिस्टेंस। तो टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस इन द मेटेलिक प्लेट एंड द कनेक्टिंग वायर्स, इनमें हम लोग एरिया को थिक बनाते हैं, प्लेट्स को थिक प्लेट वाला थिकनेस ज़्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रखते हैं। और ये वाला कॉपर क्यों यूज करते हैं, ताकि रेसिस्टेंस कम से कम हो। तो मेन है ये कम से कम रेसिस्टेंस हो, और कम से कम रेसिस्टेंस होने से क्या होगा कि एंड करेक्शंस नहीं लाने पड़ेंगे और ईजिली हमारा काम होगा, मॉडिफिकेशन नहीं करने पड़ेंगे, और ये फॉर्मूला हमारा ज़्यादा वैलिड हो पाएगा, ज़्यादा हमारा काम कर पाएगा, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। एक्यूरेसी के लिए एक्यूरेसी रहे, बीच में इसका बैलेंसिंग पॉइंट बीच में मिले, और इनका रेसिस्टेंस, क्योंकि हम लोग का फार्मूला में ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये, इनके रेसिस्टेंस का कोई काउंटिंग नहीं होता। तो ये रेसिस्टेंस जितना नेग्लिजिबल होगा उतना ही बेटर होगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने काउंट ही नहीं किया है, इसका रेसिस्टेंस कुछ तो होता होगा, तो इसलिए उसका रेसिस्टेंस नहीं काउंट किया है और फार्मूला लगाया है। तो फार्मूला की वैलिडिटी, ये फार्मूला का वैलिडिटी तब आएगा जब ये रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल रहेंगे। तो नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस बनाने के लिए थिक प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, ये समझ गए। बाकी तो आंसर में हम लोग मैच कर लेंगे। आंसर देखना चाहते हो साथ में तो देखो भाई, एक आंसर दिया है गिवन दिस। तो चलो भाई, इससे तो x का वैल्यू निकाल लिया। देखो 40 डिवाइडेड बाई 60 आ गया 8.1। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करके ये 4 डिजिट तक दिया। थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज for connections to minimize the resistance of the connection which are not accounted in the bridge formula। bridge formula में अकाउंट नहीं किया गया है, काउंटिंग नहीं किया गया है इन रेसिस्टेंस का, तो उसका रेसिस्टेंस भी नेग्लिजिबल रहे। to minimize the resistance of the metallic plate as well as the connecting wires सब में। चलो, तो ये हुआ। और इसका सेकंड पार्ट क्या था, जल्दी जल्दी देखा जाए। डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ़ x एंड y आर इंटरचेंज। अच्छा, x और y को अगर इंटरचेंज कर दें तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। इसका मतलब 60 वाला जो था इधर, 60 वाला इधर आ जाएगा और इधर वाला 40 आ जाएगा, मीन्स 60 हो जाएगा। तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगा, ये इधर ले आए तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ हमारा 60 पे चला जाएगा। बी में देखो, इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 विल ऑल्सो बी इंटरचेंज, इसलिए 60.5 हो जाएगा न्यू बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है। सी में व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एंड द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, उस पर क्या होगा इफेक्ट, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी डिफ्लेक्शन। तो भैया ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था पहले भी कि कोई भी बैलेंस ब्रिज में अगर आप गैल्वेनोमीटर जहाँ है वहाँ सेल लगा दो और जहाँ सेल है वहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो,
तो हमारा बैलेंस कंडीशन एज इट इज मेंटेन रहेगा, इसलिए बैलेंस कंडीशन बना रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस इसमें नहीं आएगा, बैलेंस कंडीशन बना रहेगा और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ये मैंने पहले बता दिया था, पहले कराया था सर्किट को रीड्रॉ करके। तो आप क्लास अगर छोड़े होंगे तो आपको दिक्कत होएगी, क्लास कोई छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो भाई, इंटरचेंज करने का मतलब ये था, क्लास छोड़ोगे तो भाई तुम तो अपने पैर पे खुद ही लगा रहे हो, मार रहे हो, चाकू मार रहे हो, तो फिर क्या करेंगे। ऐसे है सेल और गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा रखे हैं। अब ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब कि R1 R2 और R3 R4 का रेशियो जरूर हमारा सेम है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है, और ये बैलेंस्ड है, ये कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। और इस तरह से हमारा इसमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो कर लो भाई, कर लो। रेसिस्टेंस हमारा वैसे ही लगा हुआ है, रेसिस्टेंस वैसे ही लगा हुआ हो और यहाँ सेल लगा दें, ऐसे गैल्वेनोमीटर के बदले में सेल और सेल के बदले में गैल्वेनोमीटर लगा दो भाई। यही R1, यही R2, यही R3, यही R4, जल्दी जल्दी देखेंगे भाई, ये है सेल लग गया। यानी कि ये समझो कि M पॉइंट था, ये N पॉइंट था, ये A था, ये B था, ऐसे था। M पॉइंट दिखाते थे, N पॉइंट दिखाते थे, A और B में था, इस तरह से था। अब तुमने सेल वैसे लगा दिया, यहाँ पे सेल लगा दिया, तो इसको रीड्रॉ करोगे तो पता लगेगा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा कि नहीं। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन अब भी है। कैसे? तो रीड्रॉ करके हमें पता लग जाता है। मैं इसको फिर से दिखा ही रहा हूँ, पूरा दिखा दूँ। ये था M पॉइंट, ये था N पॉइंट, ये था B पॉइंट, ये था A पॉइंट, बीच में M और N के बीच में क्या है? सेल है। तो भाई M और N के बीच में हमने लगा दिया सेल, M और N के बीच में सेल है, और A और B के बीच में क्या है? गैल्वेनोमीटर है। तो A और B के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ऐसे लगाने से आपको क्लियर हो गया कि देखो ऐसे करंट आएगा और यहाँ सोचेगा इधर जाएं कि इधर जाएं, तो देखेगा कि बैलेंस है कि नहीं है। तो भाई इस गैल्वेनोमीटर में तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 था, ये R4 था, उसको कोई चेंज नहीं किया, बस यहाँ से उठा के गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर की जगह ये हम लोग सेल लगा दिए। तो सेल लगा दिए तो ऐसे दिखाओ चाहे अंदर अंदर दिखाओ, बात एक ही है। ये बीच में गैल्वेनोमीटर है, A और B में गैल्वेनोमीटर है, तो अब इसको हमें M और N के बीच में लगाने हैं। तो M और N के बीच में हम लोगों ने क्या किया? M और N में सेल था, तो M और N में क्या हो गया? ये इसको रीड्रॉ किया हम लोगों ने। दिस इंटरचेंज करना था M और N में गैल्वेनोमीटर, तो सेल लगा दिया M N में। अच्छा भाई, तो इधर सेल था A और B में, तो इधर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया A और B में। अच्छा, अब इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, तो A B C D M N सब वैसे ही है, और इधर हमने सेल लगाया था ये, तो इस सेल को M और N के बीच में सेल है, सेल और M और N के बीच का सेल ऐसे दिखा दिया, और A एंड B में गैल्वेनोमीटर है, तो A एंड B में गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आएगा, तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, उसके लिए हमें चाहिए रेशियो। तो भैया ये रेशियो R2/R4 इज इक्वल टू R2/R4 इज इक्वल टू R1/R3, ये बोले, यानी बैलेंस कंडीशन है तो है, बस R2/R4 बोलते हैं। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं भाई कि R3, इसको इधर ले आएँ तो R3/R4 इज इक्वल टू R1/R2 को इधर ले आए, तो ये तो था ही पहले से। इसका रेशियो इक्वल, या इसका रेशियो इक्वल, तो भाई वो पहले भी था, अब भी तो है, तो अब भी इसका दोनों का सेम है, या ये सेम है, तो बैलेंस तो अब भी है, तो बैलेंस अब भी है, तो जीरो डिफ्लेक्शन, इसलिए जीरो ही डिफ्लेक्शन रहेगा। इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट विल हैपन, तो गैल्वेनोमीटर ऑफ द सेल इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन, तो इसलिए बैलेंस का बैलेंस ही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसके आंसर में XY इंटरचेंज किए, तब चलो भाई 40-60, when the galvanometer and cell are interchanged, condition for balance of the bridge remains satisfied and hence galvanometer will not show any current deflection, नहीं दिखाएगा। चलो जल्दी से देखें अब हम लोग इसको, इसमें जरा देखा जाए, क्यों भाई बराबर नहीं होते। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव,
ठीक है भाई। alloy ऑफ द मेटल यूजुअली हैव, alloy ऑफ मेटल, देखो भाई मेटल का रेसिस्टेंस कम होता है, रेसिस्टिविटी भी कम होता है, बहुत कम रेसिस्टेंस होता है। और इंसुलेटर का क्या होता है, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हाई होता है और रेसिस्टेंस भी हाई होता है। तो अब क्या हमें अगर मेटल से थोड़ा सा रेसिस्टेंस हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि इंसुलेटर, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं, मिक्सिंग करके एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय का रेसिस्टिविटी इतना कम भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, हमें इन बिटवीन चाहिए, इसलिए मेटल से थोड़ा सा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एलॉय ऑफ मेटल इज, एलॉय बनाते हैं इसी चीज़ के लिए कि भाई हमारा कंडक्टिविटी के मामले में मेटल से, मेटल ज़्यादा कंडक्टिंग होता है, उससे थोड़ा कम कंडक्टिंग, मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। तो इसलिए अगर हम लोग बोलें तो रेसिस्टिविटी इस तरह से रहेगा, ये है इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एलॉय और तब हमारा मेटल का। तो एलॉय ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस रेसिस्टिविटी, तो ग्रेटर रेसिस्टिविटी होगा भाई, ग्रेटर रेसिस्टिविटी होगा देन देयर कंसर्न्ड मेटल्स। जिन मेटल्स से, मेटल 1 मेटल 2 से मान लो बनाए, तो इन मेटल्स के जो भी रेसिस्टिविटी होंगे उससे इसका ज़्यादा होगा। ठीक है। एलॉय यूजुअली हैव मच और हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। एलॉय बनाने का पर्पस ये भी होता है कि मेटल में रेसिस्टेंस का वेरिएशन बहुत होता है। मेटल में अगर हम लोग बोलें तो इसका रेसिस्टिविटी, मेटल का रेसिस्टिविटी जो है वो धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता है। तो मेटल का तो रेसिस्टिविटी भाई बढ़ता है, और इसमें जो बढ़ने का जो, जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस जो होगा हमारा मेटल का वो ज़्यादा अमाउंट से बढ़ता है। तो एलॉय बनाने का हमारा पर्पस ये भी होता है कि ये इतना जो वेरिएशन दिखा रहा है वो कम वेरिएशन दिखाए। थर्मोमीटर में हमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेरिएशन वाला चाहिए होता है, मीन्स वेरिएशन कम हो। वेरिएशन कम हो तो इसका मतलब अल्फ़ा कम हो। अल्फ़ा होता है चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज करें तो रेसिस्टेंस में कम चेंज होगा, तो अल्फ़ा चेंज कम। तो इससे एलॉय का पर्पस होता है कि कम वेरिएशन दिखाए। तो कम वेरिएशन तभी दिखाएगा जब अल्फ़ा का वैल्यू कम होगा। कम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा किससे, मेटल से कम वैल्यू। मेटल में ज़्यादा वेरिएशन दिखाए तो एलॉय में इस तरह का दिखाए, इस तरह का दिखाए, इस तरह का दिखाए, मतलब टेम्परेचर उतना ही किया चेंज, तो इसमें रेसिस्टेंस में चेंज इतना ही सा आया, लेकिन मेटल में इतना बड़ा चेंज आया, तो अल्फ़ा का वैल्यू कम। सेम ओरिजिनल रेसिस्टेंस, सेम चेंज इन टेम्परेचर, तो एलॉय का रेसिस्टेंस में चेंज कम होता है। इसलिए बोल सकते हैं कि अल्फ़ा पर्पस ये होता है एलॉय बनाने का कि हमारा टेम्परेचर के साथ वेरिएशन भी कम दिखाए और इसका रेसिस्टिविटी हमारा इन बिटवीन रहे, ये काम करे। इसलिए यहाँ पे देखो एलॉय यूजुअली हैव मच और हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो भैया इसका लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा, ताकि ये टेम्परेचर में वेरिएशन करने से रेसिस्टेंस का वेरिएशन उसके रिस्पेक्ट में कम दिखाए। ठीक है, ये समझ गए बात। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय ऑफ मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज और रैपिडली इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय, तो मैंने अभी बताया रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय, एलॉय का रेसिस्टिविटी मैंगनीन लेते हैं ज़्यादातर हम लोग का जो पोटेंशियोमीटर का वायर हो या मीटर बीज का मैंगनीन का वायर हम लोग ज़्यादा से यूज करते हैं। तो मैंगनीन का वायर यूज करने का मतलब है, मैंगनीन एलॉय बना हुआ है, एलॉय है, तो मैंगनीन का यूज़ करने का पर्पस यही है कि हमारा यूनिफॉर्मिटी रहे, रेसिस्टेंस रहे, लेकिन मेटल की तरह नहीं, मेटल से ज़्यादा रहे रेसिस्टेंस, और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहे, मतलब टेम्परेचर स्लाइड बड़ा वेरिएशन करने से उसका रेसिस्टेंस ना वेरी करे, कम वेरी करे, तो कम वेरिएशन चाहिए। इसलिए तो अल्फ़ा कम होता है, एलॉय का कम करते हैं हम लोग, कल उसी हिसाब से बनाते हैं कि कम रहे। तो रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को करेंगे तो उससे नियरली इंडिपेंडेंट हो, टेम्परेचर चेंज करें तो उससे चेंज ना हो, उतना ही रहे। ये नहीं कि फास्टली और रैपिडली इंक्रीज होने लग जाए, रैपिडली नहीं, रैपिडली तो ज़्यादा इंक्रीज होता है मेटल्स में, यहाँ नियरली इंडिपेंडेंट रहे। तो इसका हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो इंडिपेंडेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
द रेसिस्टिविटी ऑफ अ टिपिकल इंसुलेटर, अब इंसुलेटर की बात करें तो टिपिकल इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी फॉर एग्जांपल अंबर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द मेटल बाय अ फैक्टर ऑफ, कितने फैक्टर से ज़्यादा बड़ा होता है। तो भैया दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, एक इंसुलेटर हो और एक हमारा कंडक्टर हो तो ये इतना से काम नहीं चलेगा, रेसिस्टिविटी मेनी टाइम्स। तो दो ऑप्शन दिया है, तो एक वेरी स्मॉल है, वेरी लार्ज है, तो यही वाला हम लोग लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में, पावर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग फिल इन द ब्लैंक कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो भाई, फिगर सोच पोटेंशियोमीटर, जल्दी से इसको भी ट्राई मारो भाई, जब तक अपने से ट्राई नहीं करोगे काम नहीं बनेगा, इसलिए ट्राई फटाफट एकदम पेन पेपर लेके एकदम रेडी रहने हैं, तब फायदा होगा, खाली तमाशा देखने से नहीं होता। तो फिगर शो कर रहा है भाई एक पोटेंशियोमीटर विद ए सेल 2 वोल्ट, विद ए सेल यहाँ दे दिया हुआ है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है 0.4 ओम। ठीक है भाई, मेंटेनिंग ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर वायर ए बी। अच्छा, ए बी वायर पे एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रखा है। ठीक है, ए स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स ए कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 फॉर वेरी मॉडरेट करंट अप टू फ्यू मिली एम्पियर। ठीक है, जनरली हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है वही मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में मेजर करता है, इसलिए तो बोला जाता है कि इसका हमारा रेंज बहुत कम होता है। गैल्वेनोमीटर का रेंज, करंट मेजरिंग रेंज, जैसे मैंने एग्जांपल में समझने के लिए बता दिया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि 0 to 3 एम्पियर है या ऐसे, या 0 to 2 एम्पियर है, तो 0 to 3 एम्पियर भी बड़ा रेंज हुआ। इसका तो जनरली मिली में चलता है और माइक्रो में चलता है, तो कैलकुलेशन में मिली माइक्रो ना डालें, इसलिए मैंने बोल दिया 0 to 3। वैसे इसका अपना रेंज वेरी वेरी स्मॉल रेंज होता है, इसीलिए इसको एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है कि बड़ा रेंज का बने, नहीं तो ये तो मिली माइक्रो ही करता रहेगा। चलो देखो कहाँ से ये दिमाग में आया भाई, तो स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स कांस्टेंट ईएमएफ 1.02। अच्छा, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेल है 1.02 अप टू फ्यू मिली एम्पियर, मतलब गैल्वेनोमीटर यहाँ जो लगता है ना वो मिली एम्पियर में मेजर करता है, तो अप टू सम मिली एम्पियर, तो ये कांस्टेंट ही अपना मेंटेन करता है सेल अपना पोटेंशियल डिफरेंस। तो गिव बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर, मतलब इसको समझो बैलेंस किए हैं 73 पे बैलेंस मिल रहा है, ये बैलेंस हुआ 73 पे। ये है क्वेश्चन। ठीक है, 73 पे ये बैलेंस हो रहा है, तो 73 पे बैलेंस हुआ, चलो कोई बात नहीं है। अब ये कह रहा है भाई 73 पे बैलेंस्ड हुआ 67, 73 कहाँ था, 67। अच्छा, स्टैंडर्ड सेल 0.2 गिव बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर to ensure a very low current drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 किलो ओम। यहाँ पे 600 किलो ओम हमने कनेक्ट किया इन सीरीज विद इट। ठीक है, विच इज सॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट, जिसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाई अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई, देन द बैलेंस पॉइंट इज सिमिलरली टर्न्स आउट टू बी 80। मीन्स पहले जो बैलेंस पॉइंट था, पहले जो स्टैंडर्ड सेल लगा हुआ था उसके हिसाब से 67.3 था। जब हमारा ईएमएफ कितना था भाई, तो ईएमएफ था हमारा 1.02 वोल्ट। अब कह रहा है कि दूसरा हमने सेल चेंज कर दिया, ई वाला ले आए, तब बैलेंसिंग पॉइंट आ जाता है 82 पे, ऐसे। ठीक है, ये लिख दिया। अभी देखो 600 ओम वाला तुम्हें अभी नहीं समझ में आया हो कि 600 ओम वाले का क्या काम है, अभी समझेंगे थोड़ी देर में इसको। तो ये 82.3 सेंटीमीटर आ गया, तो निकालना क्या है भाई, तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन माइंड में मैपिंग कर लें, उसके बाद इसके जो जो पूछेंगे करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन मैप्ड हो गया माइंड में, 2 वोल्ट का सेल 0.4 ओम, और पहले रीडिंग दिया हुआ है, बाद का भी रीडिंग दिया है हमने जब इसको चेंज कर दिया, तो इसका वैल्यू शायद पूछ रहा हो, अब जो पूछे। और एक 600 यहाँ पे हमने
जो ईएमएफ मेजर करते हैं तो उसके सीरीज में एक 600 ओम लगाए हैं, 600 ओम लगाए हैं। और उसके लिए भी शॉर्टिंग करने के लिए, शॉर्ट सर्किटिंग इसको करना हो, बाहर निकालना हो तो एक की लगा रखें। की को ऑन करेंगे तो ये समझो सर्किट से बाहर हो गया, डायरेक्ट कनेक्शन। इसका पर्पस अभी समझेंगे हम लोग। चलो अब जरा देखा जाए कि पूछ क्या क्या रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, जरा उस पर नज़र डालें और उस पर डिस्कस करें। तो ये है भाई, इसमें देखा जाए क्या क्या कह रहा है ये। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, तो सबसे पहले तो ई ही पूछ दिया भाई। तो ई का वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हें पता है कि ई डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई L1। और L2 था कुछ 82 पॉइंट समथिंग और ये वाला था L1 67 पॉइंट समथिंग। वैल्यू रख देंगे और ये E1 का वैल्यू पता था तुम्हें कि 1.02 वोल्ट है, इसलिए ये कैपिटल E का वैल्यू तो मिल जाएगा, कंपेयरिंग सेल वाला फॉर्मूला। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट पर्पस डज द हाई रेसिस्टेंस हैव, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या पर्पस है, तो सोचो भाई इसका क्या पर्पस है। ये तो भाई पहले 1.02 था, बाद में हमने ई कर दिया। पहले 67 पॉइंट पे था, अब बाद में 82 हो गया। इस 600 ओम का, किलो ओम का, 600 किलो ओम मतलब 6 × 10⁻⁴ किलो है ये, तो 5 हो गया, 2 इधर 3, इतना ओम, 6 लाख ओम का क्यों लगाया? वो भैया इसलिए लगाए, ध्यान से समझना, कि गैल्वेनोमीटर का रेंज वेरी वेरी स्मॉल होता है और उसमें ज़्यादा करंट अगर पास हो गया तो जल जाएगा। अब यहाँ पे तुमने जैसे 1.02 वोल्ट है, बैलेंस किया यहाँ पे, ठीक है। मिली माइक्रो में करंट डील करता है ये गैल्वेनोमीटर। अगर मान लो ठीक है 1.02 है और तुमने यहाँ टच कराया, बैलेंस हो गया। अब जब इसको अगर यहाँ तुम टच करा दो तो ये तो बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस और ये ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें जहाँ बैलेंस पॉइंट है उसके आसपास टच कराओगे तो भैया यहाँ पे 1.02 वोल्ट है तो यहाँ पे 0.9 वोल्ट है ड्रॉप्ड, तो थोड़ा सा ही तो डिफरेंस रहा, तो छोटा सा करंट चलेगा। ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस यहाँ 1.02 ड्रॉप है तो इधर भी वहाँ यहाँ पे 1.02 या 1.01 ड्रॉप जहाँ होगा 1.02 पे तो बैलेंस होगा। यहाँ पे आएगा तो 1.01 है, वहाँ यहाँ पे 1.00 है, यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे 1.03 है, यहाँ पे 1.04 है, 1.04 है। तो इस तरह से इधर आसपास कनेक्ट करेंगे तब तो भाई इधर भी 1.02 फॉल है, इधर भी 1.03 फॉल है, तो यहाँ पे जो करंट है, जो डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर का, एक एंड जो VA माइनस 1.02 है, दूसरा एंड जो VA माइनस 1.03 है, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर तो कम, पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होगा करंट, ये सेफ रहेगा। लेकिन अगर तुमने इसको यहाँ टच किया तो यहाँ तो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और यहाँ पे ये बड़ा सा ड्रॉप हुआ 1.02 का, और यहाँ पे 0.01 का ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 वोल्ट का सेल लग गया इसके लिए। तो 1 वोल्ट का सेल लग गया, यहाँ पे पॉइंट में लगा था, तो यहाँ लिमिट में रहा, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया क्योंकि ये वाला ड्रॉप कम हुआ है, ये ड्रॉप ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई होगा, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू लार्ज हो सकता है जो इसको डैमेज कर सकता है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल गलती से यहाँ टच करा दिए या यहाँ टच करा दिए, या हो सकता है ये सेल का वैल्यू जितना हो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ जाए, मिली माइक्रो से यहाँ पे इसके रेंज से ज़्यादा होने लग जाए, तो उस कंडीशन में जल सकता है। तो अगर मैं इसके सीरीज में इतना बड़ा रेसिस्टेंस लगा दूंगा तो इवन इफ पोटेंशियल डिफरेंस हाई भी अप्लाई हो जाए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट भी अप्लाई हो जाए, तो क्योंकि ये सीरीज में इतना रेसिस्टेंस है कि RG प्लस ये R 6 लाख ओम, इससे क्या होगा कि अगर ये वैल्यू हमारा 0.1 के बदले में अगर वैल्यू ज़्यादा भी हो गया, मान लो 2 वोल्ट भी अगर अप्लाई हो गया, तो भी ये सेफ रह जाएगा क्योंकि करंट का वैल्यू बहुत कम रहेगा। ये इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि ये मिली माइक्रो में ही डील करेगा। तो 600 ओम सीरीज में जो लगाया उसका पर्पस समझ में आया, टू सेफ लिमिट द करंट, करंट को सेफ लिमिट के अंदर रख लें, इसके लिए यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लगा करके और जब हम लोग इसको
यहाँ टच कराया, अच्छा तो ज़्यादा वोल्ट लग गया, तब भी करंट हमारा कम है, धीरे धीरे अपना इसको बैलेंसिंग पॉइंट के पास ला रहे हैं। जब बैलेंसिंग पॉइंट के पास ले आए तो उस कंडीशन बैलेंसिंग के पॉइंट के पास आसपास भी आ गया तो करंट का वैल्यू माइक्रो में भी बहुत कम आएगा, माइक्रो में भी बहुत कम आएगा, 0.01 माइक्रो। अब इस कंडीशन में हमें चाहिए कि नहीं भैया ये जो है वो एक्यूरेट तो मिले, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जब आसपास आ गया, अब टच इतने ही में करने हैं, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल अप्लाई करने हैं, तो इसका वैल्यू भी कम कर लो ताकि करंट का वैल्यू बताए, क्योंकि अब तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ आसपास में ही नल पॉइंट है। तो ये अब छोटे मोटे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये इतना बड़ा रेसिस्टेंस होगा तो करंट को इतना कम कर देगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसलिए जब बैलेंसिंग पॉइंट के आसपास पहुंच जाते हैं तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है, अब ये रेसिस्टेंस छोटा ही रह गया, अब ये छोटा सा वोल्टेज छोटा सा तो करंट मिलेगा हमें, तो यहाँ पे पता लगेगा कि एग्जैक्ट नल पॉइंट कहाँ है। इसलिए स्टार्टिंग में तो लगाते हैं इसको, बाद में शॉर्ट सर्किट करते हैं सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। और जब सेफ हो गया, अब नल पॉइंट के आसपास आ गए, तो अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम अप्लाई होना है, यहाँ से एक्यूरेटली ढूंढना है, तो उसके लिए अब इसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए ये स्विच लगा रखें। ये है पर्पस, समझ गए। क्वेश्चन में लिख रहा है, क्वेश्चन में व्हाट इज द पर्पस हाई रेसिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाई दिस हाई रेसिस्टेंस। क्या इस हाई रेसिस्टेंस से बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड होगा? इस हाई रेसिस्टेंस से बैलेंस जहां होना है वहीं होगा, सेफ्टी खाली मिलेगा इसको। अब इसको 1.02 जहां पे ड्रॉप होगा वहीं तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा। ये थोड़ी कि ये रेसिस्टेंस लगाने से बैलेंस पॉइंट इधर ही मिलने लग जाएगा, नहीं, वो तो वहीं मिलेगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट रीडिंग तब ही लेते हैं जब हमारा करंट 0 हो जाए। तो जब 0 हो जाए तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। इस रेसिस्टेंस का पर्पस है करंट का वैल्यू कम रखना, ये नहीं कि बैलेंस पॉइंट को ये डिस्टर्ब कर देगा, बैलेंस पॉइंट को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेसिस्टेंस, तो नो भाई, इससे हाई रेसिस्टेंस का बैलेंस पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होगा। चलो अब इसका आंसर तुम देख लो, आंसर तुम देख लो, बी और सी अभी हम लोगों ने देखा, इसका आंसर हम लोग ज़रा समझने का, अगर दिया हो तो देखते, दिया है, देखो फर्स्ट वाला तो चलो भाई निकाल लिया था, बी वाला में टू रिड्यूस करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जो 600 ओम, टू रिड्यूस करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मूवेबल कॉन्टैक्ट इज फार अवे फ्रॉम बैलेंस पॉइंट, फार फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट से जब ज़्यादा दूर हो तो ज़्यादा करंट का चांस बनता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आता है, तो उस कंडीशन में करंट को रिड्यूस करने के लिए यही लिख दिया। और उससे बैलेंस पॉइंट क्या डिस्टर्ब होगा? नो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े हैं, इसका डी वाला देखते हैं। तो इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, ड्राइवर सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस से क्या बैलेंस पॉइंट डिस्टर्ब होगा? ये वाले से। तो अब जरा समझें जरा इसमें, क्योंकि इसका आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्लियरिटी कम है। अगर देखो यहाँ पे 0.4 ओम है, अब जरा ध्यान देना, इसके बदले में अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दें, 40 ओम कर दें, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दोगे तो इसका ज़्यादा वोल्टेज यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे बहुत कम ड्रॉप होगा, और यहाँ जब बहुत कम ड्रॉप होगा तो इतने ही के लिए हमें ज़्यादा लेंथ पे बैलेंस मिलेगा। नहीं समझे? अगर यहाँ ज़्यादा रेसिस्टेंस हो गया तो यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये 2 में से मान लो 1.9 वोल्ट यहीं हो गया, तो यहाँ पे तो भाई सिर्फ 0.1 वोल्ट है, और अब तुम्हें 0.9 वोल्ट को बैलेंस करना है, 0.9 कह रहे हैं, 0. मान लो 1 है ना, तो 0.09 है, मीन्स इसके क्लोज, तो तुम्हारा बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ मिलेगा। चलो इससे भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, फिर से मैं बताता हूँ। 0.4 है, इसको 0.9 करूँगा मैं, थोड़ा ही सा बढ़ाऊँगा। तो अभी ये जितने लेंथ पे बैलेंस हो रहा है 0.9 कर देंगे तो यहाँ का ज़्यादा और यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो पहले यहाँ पे 1.02 हो रहा था, अब 0.9 कर दिए तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो इधर कम हो गया। अब ये 1.02 के बदले में 1.01 है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। आइए, तो अब यहाँ पे कम होगा, यहाँ कम होगा, पहले 1.02 था
तो वो बैलेंस हो गया था यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे 0.9 किया तो यहाँ पे 1.01 रह गया, तो अब 1.02 के लिए थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना भाई, तब ना आएगा 1.02, तो बैलेंस पॉइंट उधर चला गया। अगर इसमें हम लोग रेसिस्टेंस का वैल्यू और कम लें, 0.01 लें, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो अब यहाँ पे और ज़्यादा होगा। मीन्स 1.02 के बदले में मैं समझे कि 1.09 हो गया, इतने ही में 1.09 हो गया। तो अब तुम्हें 1.02 बैलेंस करने के लिए इधर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1.02 चाहिए। तो इसलिए इसका चेंज करें अगर, तो इफेक्ट आएगा नल पॉइंट पे, ये चेंज करें तो, ठीक है, ये चेंज करें तो हमें आएगा। ये यहाँ पे कोई सीरीज रेसिस्टेंस लगा दे, बोले कि भाई ये वाला एस है रेसिस्टेंस, तो इसका हम लोग चेंज करेंगे तो नल पॉइंट पे आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ चेंज करने से रियोस्टेट का पर्पस ही तो यही होता था, रियोस्टेट से हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, तो उससे हमारा अब सेम सेल अलग अलग पॉइंट पर बैलेंस होगा। तो इसका इफेक्ट पड़ता है अगर वो चेंज करें तो। अब क्वेश्चन जो कह रहा था उस हिसाब से देखो, क्वेश्चन जो कह रहा था कि इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, तो मैं तो यही समझूंगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस ड्राइवर सेल का कितना है, 0.4 है कि 0.1 है कि तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ भाई इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसके आंसर में दे दिया हुआ है कि नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये गड़बड़ है। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कितना है, उस हिसाब से खाली इंटरनल रेसिस्टेंस, बाकी कुछ नहीं चेंज करना, खाली इंटरनल रेसिस्टेंस चेंज होगा तो फिर वहाँ बैलेंस पॉइंट में चेंज दिखाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुड द मेथड वर्क एबव द सिचुएशन इन द एबव सिचुएशन, क्या ये मेथड एबव द सिचुएशन में वर्क करेगा इफ ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैव EMF 1 इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। भैया ये 2 वोल्ट था तो 1.02 को बैलेंस कर रहा था, लेकिन ये 2 के बदले में 1 हो जाएगा, तो ये 1 में से कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, तो ये तो 1 से कम ही रह जाएगा, और 1 से कम रह जाएगा तो 1.02 वाले को कैसे बैलेंस कर पाएगा। याद है ना, जितना ये बैलेंस करना है उससे ज़्यादा ही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो नल पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे ड्रॉप होना है 1.02 और यहाँ पे तुम ज़्यादा, यहाँ पे हमारा ड्रॉप ही हो रहा है 0.7, तो 1.02 कहाँ मिलेगा, 0.7 तक ही मिल रहा है। तो क्वेश्चन जो था, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, वुड द मेथड वर्क। अगर हमने रिप्लेस कर दिया, ये 1 वोल्ट ही डाल दिया, अगर ये 1 वोल्ट रहेगा भैया, तो 1 में से तो ये 0.7 ही आया, 0.8 ही आया, तो 1.01 1.02 को कैसे बैलेंस करेगा। तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा। मैंने बताया था वन साइडेड डिफ्लेक्शन का 2 रीजन बताया था। एक रीजन ये भी था कि इस सेल का वैल्यू इस पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हो तो कभी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ड्रॉप हो ही नहीं रहा यहाँ पे, उससे ज़्यादा यहाँ ड्रॉप है, तो यहाँ इतना निगेटिव हो गया, इतना ड्रॉप हो गया कि उतना तो इधर ऊपर ही ऊपर है, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगा, तो काम नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा था, ई नंबर। क्या ये काम करेगा भाई, नहीं करेगा काम। ई नंबर, ये देखो, नो इफ़ EMF E इज़ ग्रेटर देन द EMF ऑफ द ड्राइवर सेल। अगर जो EMF टू बी बैलेंस, ये है स्टैंडर्ड सेल जो बैलेंस कर रहे हैं, वो अगर हमारा ग्रेटर हो जाए उससे, ड्राइवर सेल से, देन द पोटेंशियोमीटर नो बैलेंस पॉइंट ऑन द वायर, वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा, कोई बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। अब F जो लास्ट है, कुछ टाइम भी हो गया है। वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटर्मिनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF से ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट। अगर मिली वोल्ट में हो तो क्या ये काम कर पाएगा। सच एज टिपिकल EMF ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल खैर अब आपको पढ़ना नहीं है, तो थर्मोकपल का बहुत कम छोटा सा वोल्टेज होता है, बिल्कुल मिली में, माइक्रो में। तो क्या उस कंडीशन में ये काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो कैसे आप मॉडिफाई करोगे। तो ये सब मैं थ्योरी वाले क्लास में ही बता दिया था कि अगर अब वैल्यू पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू 80 वोल्ट है मान लो, और तुम्हें अब बैलेंसिंग पॉइंट नोबिता को मिल गया कि 0.03 है या 0.035 वोल्ट है, ये पता करना हो, तो क्या ऐसे कंडीशन में हो पाएगा। जब यहाँ 80 वोल्ट हो तब तो नहीं हो पाएगा, ये इतना सा वोल्ट कहाँ बैलेंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीडिंग हमारे यहाँ आने लग जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ आने लग जाएगा, यहाँ रीडिंग मिलेगा ही नहीं, दिख नहीं पाओगे, एक्यूरेसी नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो रियोस्टेट का वैल्यू इतना बढ़ा देना चाहिए, इतना बढ़ा देना चाहिए कि ये वैल्यू मान लो अगर 100 वोल्ट है तो 99 वोल्ट यहीं कर ले भाई। ये 1 वोल्ट लाए, उससे भी ज़्यादा कर ले, 99 पॉइंट, क्योंकि इतना कम वैल्यू का है करना है, तो 99.9 वोल्ट कर ले, तो 0.1 वोल्ट यहाँ रह जाएगा, तब हम लोग ये वाला मेजर कर पाएंगे।
मीन्स अगर ये 0.5 वोल्ट का अगर हमें ईएमएफ मेजर करना होता तो हम लोग ये 99 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप करा लेते, यहाँ पे 1 वोल्ट होता तो 0.5 यहाँ आ जाता, 0.51 यहाँ आता, 0.52 यहाँ आता। मीन्स वेरी जब स्मॉल होता है तो यहाँ रियोस्टैट का वैल्यू इतना बढ़ा दो कि यहाँ पे मेजॉरिटी हो जाए, यहाँ पे वैल्यू जो आए वो ईएमएफ टू बी बैलेंस, जो ईएमएफ बैलेंस करना है छोटा वाला, उससे थोड़ा सा ही लार्ज रहे। अगर 0.35 का अगर करने हैं बैलेंस तो यहाँ पे 0.04 का मिल जाए हमें तो काम हो जाएगा। वोल्ट मीटर जब 0.04 करने लग जाए तो उस कंडीशन में आप बैलेंस पॉइंट इजीली ला सकते हो। याद है बताया था रियोस्टैट का रोल? तो क्लियर है? इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, आज का क्लास हो जाएगा फिनिश। देखो एफ पॉइंट इन द सर्किट एज इट इज, जिस तरह से ये सर्किट है और 1.02 वोल्ट को बैलेंस कर रहा है, इन दिस सर्किट एज इट इज would be unsuitable because the balance point for EMF of the order of few millivolt पे चले जाए। 1.02 वोल्ट यहाँ में बैलेंस कर रहा है, few millivolt पे चले जाए, उससे 1000 टाइम्स कम, तो will be very close to the end A के very close आ जाएगा बैलेंस पॉइंट, and the percentage error in the measurement will be very large, क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, बहुत डिफरेंस रह जाएगा। द सर्किट इज मॉडिफाइड, अब ऐसे कंडीशन मॉडिफाई करना चाहिए। कैसे मॉडिफाई करना चाहिए भाई? बाई पुटिंग सुटेबल रेसिस्टेंस आर इन सीरीज विद द वायर ए बी। ये जो ए बी वायर है पोटेंशियोमीटर का, उसके सीरीज में लगा दो, यही रियोस्टैट सीरीज में लगा दो ए बी, सो डैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी जो पोटेंशियोमीटर है अक्रॉस ए बी इज स्लाइटली ग्रेटर देन द ईएमएफ टू बी मेजर्ड। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस स्लाइटली ग्रेटर हो then the EMF to be measured, then the balance point will be at larger length पे आ जाएगा, एक ही तरफ नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा, and percentage error will be much smaller। उस कंडीशन में हमारा एरर बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा, छोटे छोटे वोल्ट को भी मेजर कर लेंगे। याद होगा बताया था टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए, तो इसीलिए होना चाहिए कि पॉइंट का हिसाब लेना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करो, यानी कि यूनिट सेंटीमीटर में बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप हो, तब हमें 0.01 वोल्ट के लिए भी 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ना पड़ जाए तो हमारा पॉइंट का हिसाब होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आज